माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 18 वायु तथा जल का प्रदूषण। पहेली और पूछो यह जानकर फूले नहीं समा रहे थे कि आगरा का ताजमहल संसार के 7 आश्चर्यों में से एक है, परंतु यह सुनकर वे दुखी भी थे कि सफ़ेद संगमरमर की इस इमारत की भव्यता को इसके चारों ओर के क्षेत्र के वायु प्रदूषण से खतरा है। तो यह जानने के लिए उत्सुक थे कि वायु तथा जल प्रदूषण से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। हम सब जागरूक हैं कि हमारा पर्यावरण अब वैसा नहीं है जैसा यह पहले था। हमारे बड़े बूढ़े नीले आकाश तथा स्वच्छ जल एवं शुद्ध वायु के विषय में बातचीत करते हैं जो उनके समय में उपलब्ध थे। जनसंचार के साधन पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर हो रही गिरावट के विषय में नियमित रूप से जानकारी देते रहे हैं। हम स्वयं अपने जीवन में वायु तथा जल की गुणवत्ता में हो रही गिरावट के दुष्प्रभाव का अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए श्वसन रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। हम उस समय की कल्पना मात्र से भी भयभीत हो जाते हैं जब हमें स्वच्छ वायु तथा जल उपलब्ध नहीं होंगे। अपने आपने अपनी पिछली कक्षाओं में वायु तथा जल के महत्व को समझ लिया है। इस अध्याय में हम अपने आसपास होने वाले हानिकारक परिवर्तनों तथा हमारे जीवन पर इनके प्रभाव के विषय में अध्ययन करेंगे। वायु प्रदूषण। हम कुछ समय तक भोजन के बिना जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना तो हम कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। यह साधारण तथ्य हमें बताता है कि स्वच्छ वायु हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। आप यह जानते हैं कि वायु गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार इस मिश्रण का लगभग 78% नाइट्रोजन तथा लगभग 21% ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मीथेन तथा जलवाष्प की वायु में अल्प मात्रा में उपस्थित है। क्रियाकलाप 18.1 आपने धुआं उगलते ईंट के भट्टे के निकट से गुजरते समय अपनी नाक को ढका होगा। आपको भीड़ वाली सड़कों पर चलते समय खांसी आई होगी। अपने अनुभव के आधार पर नीचे दिए गए स्थानों पर वायु की गुणवत्ता की तुलना कीजिए। उपवन तथा भीड़ वाली सड़क, आवासीय क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र, दिन में विभिन्न समयों पर जैसे प्रातःकाल, दोपहर तथा सायंकाल में भीड़ वाला चौराहा, गांव तथा शहर। उपरोक्त क्रियाकलाप में आपका एक प्रेक्षण यह भी हो सकता है कि वायुमंडल में धुएं की मात्रा में अंतर है। क्या आप जानते हैं कि यह धुआं कहाँ से आया होगा? इस प्रकार के पदार्थों जैसे उद्योग व स्वचालित वाहनों से निकले धुएं के मिल जाने से भिन्न भिन्न स्थानों के वायुमंडल की प्रकृति एवं संगठन में बदलाव आ सकता है। जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा प्रदूषित हो जाती है तो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक है। तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु कैसे प्रदूषित होती है? जो पदार्थ वायु को प्रदूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। कभी कभी ये प्रदूषक प्राकृतिक स्रोतों जैसे ज्वालामुखी का फटना, वनों में लगने वाली आग से उठा धुआं तथा धूल द्वारा आ सकते हैं। मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा भी वायु में प्रदूषक मिलते रहते हैं। इन वायु प्रदूषकों का स्रोत फैक्ट्री, विद्युत संयंत्र, स्वचालित वाहन, निर्वातक, जलावन, लकड़ी तथा उपलों के जलने से निकला हुआ धुआं हो सकता है। क्रियाकलाप 18.2 आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि बच्चों में श्वसन समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। श्वसन समस्याओं से कितने बच्चे पीड़ित हैं, इसे ज्ञात करने के लिए आप अपने मित्रों तथा आसपास जो पड़ोस के घरों का सर्वेक्षण कीजिए। बहुत सी श्वसन समस्याएं वायु प्रदूषण के कारण होती है। आइए यह जानने का प्रयास करें कि प्रदूषित वायु में कौन से पदार्थ तथा प्रदूषक उपस्थित होते हैं। क्या आपने कभी यह ध्यान दिया है कि हमारे शहरों में कितनी तेजी से वाहनों की संख्या बढ़ रही है? वाहन अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुआं उत्पन्न करते हैं। पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन में कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह एक विषैली गैस है। यह रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। क्या आप जानते हैं यदि दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को एक के बाद एक लाइन में खड़ा करें तो यह संसार की दो सर्वाधिक लंबी नदियों नील तथा अमेजन की संयुक्त लंबाई के लगभग बराबर लंबी हो जाएगी। भुजों को विशेषताएं सर्दियों में वायुमंडल में दिखने वाली कोहरे जैसी मोटी परत याद है। यह धूम कोहरा होता है जो धुएं तथा कोहरे से बनता है। धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित हो सकते हैं जो अन्य वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के संयोग से धूम कोहरा बनाते हैं। इसके कारण सांस लेने में कठिनाई वाले रोग जैसे दमा, खांसी तथा बच्चों में सांस के साथ हरहराहट उत्पन्न हो सकती है। बहुत से उद्योग भी वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। पेट्रोलियम परिष्करणशालाएं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषकों की प्रमुख स्रोत है। विद्युत संयंत्रों में कोयला जैसे ईंधन के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। यह फेफड़ों को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करने के साथ साथ श्वसन समस्याएं भी उत्पन्न कर सकती है।
आपने अध्याय 5 में जीवाश्म ईंधन के जलाने के विषय में पढ़ लिया है। अन्य प्रकार के प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनरों तथा एरोसोल फुहार में होता है। CFC के द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है। याद कीजिए, ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। क्या आपने ओजोन छिद्र के बारे में सुना है? इसके बारे में जानने का प्रयास कीजिए। अच्छा है कि CFC के स्थान पर अब कम हानिकारक रसायनों का उपयोग होने लगा है। इन गैसों के अतिरिक्त डीजल तथा पेट्रोल के दहन से जलने वाले स्वचालित वाहनों द्वारा अत्यंत छोटे कण भी उत्पन्न होते हैं, जो अत्यधिक समय तक वायु में निलंबित रहते हैं। ये दृश्यता को घटा देते हैं और सांस लेने पर ये शरीर के भीतर पहुंचकर रोग उत्पन्न करते हैं। ये कण इस्पात निर्माण तथा खनन जैसे औद्योगिक प्रक्रमों द्वारा भी उत्पन्न होते हैं। विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली राख के अति सूक्ष्म कण भी वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। क्रियाकलाप 18.3 उपयुक्त प्रदूषकों का उपयोग करके एक सारणी बनाइए। इसमें आप और अधिक आंकड़े भी जोड़ सकते हैं। विशिष्ट अध्ययन ताजमहल पिछले 2 दशकों से अधिक समय में पर्यटकों की सर्वाधिक आकर्षित करने वाला भारत के आगरा शहर में स्थित ताजमहल चिंता का विषय बना हुआ है। विशेषज्ञों ने यह चेतावनी दी है कि वायु प्रदूषक इसके सफ़ेद संगमरमर को जो संगमरमर है उसको बंद रंग कर रहे हैं। अतः वायु प्रदूषण द्वारा केवल सजीव ही प्रभावित नहीं होते, किंतु भवन, स्मारक तथा प्रतिमाएं जैसे निर्जीव वस्तुएं भी प्रभावित होती है। आगरा तथा इसके चारों ओर स्थित रबड़ प्रक्रमण, स्वचालित वाहन, रसायन और विशेषकर मथुरा तेल परिष्करणी जैसे उद्योग सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी रहे हैं। ये गैसें वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती है। ये वर्षा को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाते हैं। इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के कारण स्मारक के संगमरमर का संक्षारण होता है। इस परिघटना को संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। मथुरा तेल परिष्करणी से उत्सर्जित काजल कण जैसे निलंबित कणों का संगमरमर को पीला करने में योगदान है। ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत से उपाय किए हैं। माननीय न्यायालय द्वारा उद्योग को CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस तथा LPG द्रवित पेट्रोलियम गैस जैसे स्वच्छ ईंधनों का उपयोग करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त ताज के क्षेत्र में मोटर वाहनों को सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग करने के आदेश है। अपने बड़े बूढ़ों से चर्चा करके यह देखें कि वह अब से 20 अथवा 30 वर्ष पूर्व के ताज की अवस्था के बारे में क्या कहते हैं। अपनी कतरन पुस्तिका के लिए ताजमहल का चित्र प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। मुझे फसलों वाला अध्याय याद आता है। मैं हैरान हूँ कि क्या अम्लीय वर्षा खेतों की मिट्टी, मृदा तथा पौधों को भी प्रभावित करती है। पौधा घर प्रभाव। सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य के विकिरणों का कुछ भाग पृथ्वी अवशोषित कर लेती है और कुछ भाग परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष को लौट जाता है। परावर्तित विकिरणों का कुछ भाग वायुमंडल में रुक जाता है। ये रुका हुआ विकिरण पृथ्वी को और गर्म कर देता है। यदि आपने किसी पौधाशाला अथवा अन्य किसी स्थान पर पौधा घर को देखा है तो याद कीजिए कि सूर्य की ऊष्मा पौधा घर में प्रवेश तो कर जाती है पर इससे बाहर नहीं निकल पाती। यही रुकी हुई ऊष्मा पौधा घर को गर्म करती है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण यही कार्य करते हैं। यही कारण है कि उसे पौधा घर प्रभाव कहते हैं। इस प्रक्रम के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो सकता। अब यह प्रक्रम जीवन के लिए खतरा बन गया है। इस प्रभाव के लिए हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता उत्तरदायी है। परंतु वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कैसे बढ़ती है और इसका अधिक्य कैसे होता है? आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक घटक है। पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका का भी आप अध्ययन कर चुके हैं। परंतु यदि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाए तो प्रदूषक की भांति कार्य करती है। क्या आप पहेली के प्रश्न का हल ज्ञात करने में उसकी सहायता कर सकते हैं? एक ऑटो मानवीय क्रियाकलाप के कारण निरंतर कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में मोचित हो रही है तथा दूसरी वन क्षेत्र घट रहा है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जिसके कारण वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो रही है। वनोन्मूलन के कारण वायु में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि CO2 की खपत करने वाले वृक्षों की संख्या घट जाती है। इस प्रकार मानवीय क्रियाकलाप वायुमंडल में CO2 के संचय में योगदान देते हैं। CO2 ऊष्मा को रोक लेती है और उसे वायुमंडल में नहीं जाने देती है। परिणाम स्वरूप वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसे विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प जैसे
अन्य गैसें भी इस प्रभाव में योगदान करती है। कार्बन डाइऑक्साइड की भांति इन्हें भी पौधाघर गैसें कहते हैं। विश्व उष्णन एक गंभीर संकट। विश्व उष्णन के कारण समुद्र जल में एक आश्चर्यजनक वृद्धि हो सकती है। कई स्थानों पर तटीय प्रदेश जलमग्न हो सकते हैं। विश्व उष्णन के विस्तृत प्रभाव वर्षा प्रतिरूप, कृषि, वन, पौधे तथा जंतुओं पर भी हो सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जो विश्व उष्णन से आशंकित है, रहने वाले अधिकांश व्यक्ति एशिया में हैं। हाल ही में प्राप्त मौसम परिवर्तन की रिपोर्ट के अनुसार पौधाघर गैसों को वर्तमान स्तर तक रखने के लिए हमारे पास सीमित समय है, अन्यथा शताब्दी के अंत तक 2 डिग्री सेल्सियस तक ताप में वृद्धि हो सकती है, जो संकटकारी स्तर है। विश्व उष्णन विश्वव्यापी सरकारों के लिए विचारणीय विषय बन गया है। बहुत से देशों ने पौधाघर गैसों के उत्सर्जन में कमी करने के लिए एक अनुबंध किया है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसा ही अनुबंध है जिस पर बहुत से देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। मुझे को यह सुनकर आश्चर्य हो रहा है कि पृथ्वी के ताप में केवल 0.5 डिग्री सेल्सियस जितनी कम वृद्धि के इतने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पहेली उसे बताती है कि अभी हाल ही में समाचार पत्रों में उसने यह पढ़ा था कि हिमालय के गंगोत्री हिमनद विश्व उष्णन के कारण पिघलने आरंभ हो गए हैं। क्या किया जा सकता है? वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रदूषण के विरुद्ध हमारी लड़ाई में सफलता की अनेक कथाएं हैं। उदाहरण के लिए कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली संसार में सर्वाधिक प्रदूषित नगर था। यहाँ पेट्रोल तथा डीजल से चलने वाली मोटर वाहनों से निकले धुएं के कारण दम घोंटू श्वास रोधी वातावरण था। वाहनों को सीसा रहित पेट्रोल, सीएनजी जैसे अन्य ईंधनों द्वारा चलाए जाने का निर्णय लिया गया। इन उपायों द्वारा शहर की वायु अपेक्षाकृत स्वच्छ हो गई। आप भी कुछ ऐसे उदाहरण जानते होंगे जिनसे आपके क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम किया गया है। इन उदाहरणों को की अपने मित्रों से चर्चा करिए। क्या आप विद्यालयों में बच्चों द्वारा चलाए गए अभियान पटाखों का बहिष्कार करिए के विषय में जानते हैं? इस अभियान ने दिवाली के दिनों में वायु प्रदूषण के स्तर में काफ़ी अंतर ला दिया है। सरकार तथा अन्य एजेंसियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर वायु की गुणवत्ता का नियमित मॉनिटर किया जाता है। इन आंकड़ों का उपयोग कर हम अपने मित्रों तथा पड़ोसियों में वायु प्रदूषण के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं। हमें अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर वैकल्पिक ईंधनों को अपनाने की आवश्यकता है। ये वैकल्पिक ईंधन सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा हो सकते हैं। क्रियाकलाप 18.4 विद्यालय पहुंचने के लिए आपके पास विभिन्न विकल्प है, जैसे पैदल चलकर, साइकिल चलाकर, बस तथा अन्य सार्वजनिक परिवहन द्वारा यात्रा करके, व्यक्तिगत कार द्वारा तथा कार में साझेदारी करके। इन विकल्पों की वायु की गुणवत्ता पर प्रभाव के बारे में अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। हमारे थोड़े से योगदान से पर्यावरण की अवस्था में विशाल अंतर उत्पन्न हो सकता है। हम पेड़ वृक्ष लगा सकते हैं तथा पड़ोस में लगे वृक्षों का पोषण कर सकते हैं। क्या आप वन महोत्सव के विषय में जानते हैं, जब जुलाई माह में प्रतिवर्ष लाखों वृक्ष रोपित किए जाते हैं? भुजू तथा पहेली एक बार ऐसे स्थान से गुजरे जहाँ कुछ लोग सूखी पत्तियाँ जला रहे थे। उन्हें उन्हें खांसी आने लगी क्योंकि समस्त क्षेत्र धुएं से भरा था। पहेली ने सोचा कि जलाने से अच्छा विकल्प तो उन्हें कंपोस्ट पिट में डालना हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? जल प्रदूषण। कक्षा 7 में आपने सीखा था कि जल एक बहुमूल्य संसाधन है। सोचिए तथा उन क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनके लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। हमने देखा कि जनसंख्या वृद्धि, उद्योग तथा कृषि में उपयोग के कारण जल दुर्लभ होता जा रहा है। आपने यह भी देखा कि कपड़े धोने, नहाने आदि के बाद हमारे द्वारा उपयोग किया गया जल कितना गंदा हो जाता है। इसका यह अर्थ है कि जल में हम कुछ ऐसे पदार्थ मिला देते हैं जो उसकी गुणवत्ता को कम करके उसके रंग और गंध को भी बदल देते हैं। जब भी वाहित जल, विषैले रसायन, गांध आदि जैसे हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थों को जल प्रदूषक कहते हैं। क्रियाकलाप 18.5 नल, तालाब, नदी, कुएं तथा झील के जल के नमूने को एकत्र करने का प्रयास कीजिए। प्रत्येक को कांच से अलग अलग बर्तनों में उड़ेलिए। इनकी अम्लता और रंग की तुलना कीजिए। निम्नलिखित सारणी को भरिए। जल कैसे प्रदूषित हो जाता है? विशिष्ट अध्ययन। गंगा भारत की प्रसिद्ध नदियों में से एक है। यह अधिकांश उत्तरी, केंद्रीय तथा पूर्वी भारतीय जनसंख्या का पोषण करती है। करोड़ों व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं और जीविका के लिए इस पर निर्भर है। परंतु हाल ही में प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष द्वारा किए गए अध्ययन में यह पाया गया कि गंगा संसार की 10 ऐसी नदियों में से एक है जिनका अस्तित्व खतरे में है। इसके प्रदूषण स्तर में कई वर्षों से निरंतर वृद्धि हो रही है। इतने प्रदूषण स्तर तक पहुंचने का कारण यह है कि जिन शहरों एवं बस्तियों से होकर यह नदी प्रभावित हो रही है, वहाँ के निवासी अत्यधिक मात्रा में कूड़ा करकट
चारित वाहित मल मृत जीव तथा अन्य बहुत से हानिकारक पदार्थ सीधे ही इस नदी में फेंक रहे हैं। वास्तव में कई स्थान पर प्रदूषण स्तर इतना अधिक है कि इसके जल में जल जीव जीवित नहीं रह पाते, वहाँ यह नदी निर्जीव हो जाती है। 1985 में इस नदी को बचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना आरंभ की गई, जिसे गंगा कार्य परियोजना कहते हैं, परंतु बढ़ती जनसंख्या तथा औद्योगिकरण ने पहले से ही इस महाशक्तिशाली नदी को काफ़ी हानि पहुंचा दी। भारत सरकार ने 2016 में एक नया प्रस्ताव शुभारंभ किया, जिसे स्वच्छ गंगा भारत मिशन के नाम से जाना जाता है। इस मिशन के अंतर्गत कार्य प्रगति पर है। स्थिति को भली भांति समझने के लिए एक विशिष्ट उदाहरण लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में इस नदी का सर्वाधिक प्रदूषित फैलाव है। कानपुर उत्तर प्रदेश के अत्यधिक जनसंख्या वाले शहरों में से एक है। इस नदी में लोगों को स्नान करते, कपड़े धोते तथा मलमूत्र त्यागते देखा जा सकता है। वे इस नदी में कूड़ा करकट, फूल, पूजा सामग्री, जैव निम्नीकरण, पॉलीथीन की थैलियाँ फेंकते हैं। कानपुर में नदी में जल की मात्रा अपेक्षाकृत कम है तथा नदी का प्रभाव भी अति धीमा है। इसके साथ ही कानपुर में 5000 से अधिक औद्योगिक इकाई है। इनमें उर्वरक, अपमार्जक, चर्म, पेंट की फैक्ट्रियां सम्मिलित है। यह औद्योगिक इकाइयां विषाक्त रासायनिक अपशिष्टों का नदी में विसर्जन करती है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर सोचिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नदी के जल के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? गंगा नदी की पूर्व गरिमा को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? कूड़े करकट आदि का विसर्जन किस प्रकार नदी के जीवित प्राणियों को प्रभावित करता है? बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ हानिकारक रसायनों नदियों तथा नालों में प्रभावित करती है, जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। इसके उदाहरण तेल परिष्करण शालाएँ, कागज़ फैक्ट्रियाँ, वस्त्र और चीनी मिलें तथा रासायनिक फैक्ट्रियाँ हैं। ये उद्योग जल का रासायनिक संदूषण करते हैं। इन विसर्जित रसायनों में आर्सेनिक, लेड और फ्लोराइड होते हैं, जिनसे पौधों तथा पशुओं में आविषता उत्पन्न हो जाती है। इसे रोकने के लिए सरकार ने अधिनियम बनाए हैं। इसके अनुसार उद्योगों को अपने यहाँ उत्पन्न अपशिष्टों को जल में प्रवाहित करने से पूर्व उपचारित करना चाहिए, परंतु प्राय इन नियमों का पालन नहीं किया जाता। अशुद्ध जल से मृदा भी प्रभावित होती है, जिसके कारण इसकी अम्लता तथा कृमियों की वृद्धि में भी परिवर्तन हो जाता है। हमने अध्याय 1 में यह देखा कि फसलों की सुरक्षा के लिए पीड़कनाशी तथा अप्रतीर्णशाली कितने महत्वपूर्ण हैं। ये सभी रसायन जल में घुल कर खेतों से जलाशयों, नदी, नालों आदि में पहुंच जाते हैं। ये भूमि में रिस कर भी भूम जल को प्रदूषित करते हैं। क्या आपने ऐसे तालाबों को देखा है जो दूर से देखने पर हरे प्रतीत, क्योंकि बहुत से शैवाल इसमें उग रहे हैं। यह उर्वरकों में उपस्थित नाइट्रेट और फॉस्फोर जैसे रसायनों जो फॉस्फेट है जैसे रसायनों की अधिक मात्राओं के कारण होता है। ये रसायन शैवालों को फलने फूलने के लिए पोषक की भांति कार्य करते हैं। जब ये शैवाल मर जाते हैं तो जीवाणु जैसे घटकों के लिए भोजन का कार्य करते हैं। ये अत्यधिक ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इससे जल में ऑक्सीजन के स्तर में कमी हो जाती है, जिससे जलीय जीव मर जाते हैं। स्मरण करना क्रियाकलाप 18.6। अपनी कक्षा 7 में अपने क्षेत्र में वाहित मल निपटान व्यवस्था की जांच की थी। क्या आपको याद है कि आपके घर से वाहित मल कैसे एकत्र किया गया था और फिर वह कहाँ गया? कभी कभी अनुपचारित वाहित मल सीधे ही नदियों में प्रवाहित कर दिया गया। इसमें खाद्य अपशिष्ट, अपमार्जक, सूक्ष्मजीव आदि होते हैं। क्या भौम जल वाहित मल द्वारा प्रदूषित हो सकता? कैसे? वाहित मल द्वारा संदूषित जल में जीवाणु, वायरस, कवक तथा परजीवी हो सकते हैं, जिनसे हैजा, मियादी, बुखार तथा पीलिया जैसे रोग फैलते हैं। स्तनधारियों के मल में उपस्थित जीवाणु जल की गुणवत्ता के सूचक है। यदि जल में ऐसे जीवाणु हैं तो इसका यह अर्थ है कि वह जल मलयुक्त पदार्थ तथा संदूषित है। यदि इस प्रकार के जल का हम उपयोग करते हैं तो हमें विभिन्न संक्रमण हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं गर्म जल भी एक प्रदूषक हो सकता है? यह प्राय विद्युत संयंत्रों तथा उद्योगों में आता है। इसे नदियों में बहाया जाता है। यह जलाशयों के ताप में वृद्धि कर देता है, जिससे उसमें रहने वाले पेड़ पौधे व जीव जंतु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पेयजल क्या होता है तथा जल को शुद्ध कैसे किया जाता है? क्रियाकलाप 18.7। आइए दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले सरल पदार्थों से जल फिल्टर बनाएं। यह प्लास्टिक की बोतल लेकर उसे बीच में से 2 बराबर भागों में काटें। इसके ऊपरी भाग को उल्टा करके कीप के रूप में नीचे के भाग में रखिए। इसमें भीतर कागज़ की नैपकिन अथवा पतले कपड़े की एक परत बनाइए और इसके ऊपर रुई, रेत और फिर बजरी की परतें बिछाइए। अब इस फिल्टर पर गंदला जल उड़ेलिए और फिल्टरित जल का प्रेक्षण कीजिए।
निम्नलिखित प्रश्नों पर अपने मित्रों तथा अध्यापक के साथ चर्चा कीजिए। पीने से पहले हमें जल को फिल्टर करने की आवश्यकता क्यों होती है? अपने घर में उपयोग होने वाला पीने का जल आप कैसे प्राप्त करते हैं? यदि हम प्रदूषित जल पिए तो क्या होगा? वो जो बहुत परेशान है, वह पहेली से कहता है कि उसने जो जल पिया था वह देखने में स्वच्छ था तथा उसमें कोई गंध भी नहीं थी, परंतु फिर भी वह बीमार हो गया। पहेली स्पष्ट करती है कि देखने में जो जल स्वच्छ प्रतीत होता है उसमें रोग वाहक सूक्ष्मजीव तथा घुले हुए अपद्रव हो सकते हैं। अतः पीने से पहले जल को शुद्ध करना आवश्यक। उदाहरण के लिए हम जल को उबालकर शुद्ध कर सकते हैं। पीने के लिए उपयुक्त जल को पेयजल कहते हैं। आपने देखा कि किस प्रकार विभिन्न भौतिक तथा रासायनिक प्रतिक्रियाएं द्वारा जलाशयों में गिराने से पूर्व वाहित मल उपचार संयंत्रों में जल को शुद्ध किया जाता है। इसी प्रकार नगर निगम नगर पालिकाओं घरों में आपूर्ति करने से पूर्व जल का उपचार करती है। क्या आप जानते हैं संसार की 25% जनसंख्या को निरापद पेयजल नहीं मिलता? आइए देखें कि जल को पीने के लिए निरापद कैसे बनाया जा सकता है। आप यह देख ही चुके हैं कि जल को कैसे फिल्टर करते हैं। यह अपद्रव्यों को दूर करने की भौतिक विधि है। आप प्रचलित घरेलू फिल्टर केटल फिल्टर होता है। बहुत से घरों में निरापद जल को प्राप्त करने के लिए उबालने की विधि का उपयोग किया जाता है। उबालने से जल में उपस्थित जीवाणु मर जाते हैं। जल को शुद्ध करने की सामान्य रासायनिक विधि क्लोरीनीकरण है। यह जल में क्लोरीन की गोलियां अथवा विरंजक चूर्ण मिलाकर किया जाता है। हमें सावधान रहना चाहिए। हमें क्लोरीन की गोलियों को निर्देश मात्रा से अधिक नहीं डालना चाहिए। क्या किया जा सकता है? क्रियाकलाप 18.8 पता कीजिए कि आपके क्षेत्र में लोगों का जल प्रदूषण के बारे में जानकारी का स्तर क्या है। पीने के जल के स्रोत तथा वाहित जल के व्ययन की वृद्धियों के आंकड़े एकत्र कीजिए। समुदाय में जल द्वारा होने वाले सामान्य रोग कौन से हैं? इसके लिए आप किसी स्थानीय डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मचारी से परामर्श ले सकते हैं। इस क्षेत्र में कार्यरत सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं कौन कौन सी है? जनता में जागृति उत्पन्न करने के लिए इनके द्वारा क्या उपाय किए गए हैं? औद्योगिक इकाइयों के लिए बनाए गए नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए ताकि प्रदूषित जल को सीधे ही नदियों तथा झीलों में नहीं बहाया जा सके। सभी औद्योगिक क्षेत्रों में जल उपचार संयंत्र स्थापित किए जाने चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पर हमें निष्ठापूर्वक जल की बचत करनी चाहिए। उसे बेकार नहीं करना चाहिए। कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः प्राप्त करना और उपयोग ना करना हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। अपनी दिनचर्या पर विचार कीजिए। आप जल की बचत कैसे कर सकते हैं? धुलाई तथा अन्य घरेलू कार्य में उपयोग हो चुके जल के पुनः उपयोग संबंधी नए नए विचारों के बारे में हम सोच सकते हैं। उदाहरण के लिए सब्जियों को धोने के लिए इस्तेमाल जल का उपयोग पौधों की सिंचाई में किया जा सकता है। प्रदूषण अब कोई दूरस्थ घटना नहीं रह गई है, यह हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। जब तक हम सभी अपने दायित्व की अनुभूति नहीं करते तथा पर्यावरण हितैषी प्रक्रमों का उपयोग आरंभ नहीं करते, हमारी पृथ्वी की उत्तरजीविता संकट में है। जब आप क्या आप जानते हैं, जब आप नल को खुला छोड़कर अपने दांतों में ब्रश करते हैं तो कई लीटर जल व्यर्थ हो जाता है। जिस नल से प्रति सेकंड एक बूंद जल टपकता है, उस नल से एक वर्ष में कई हजार लीटर जल नष्ट हो जाता है। इसके बारे में सोचिए। आपने क्या सीखा? वायु प्रदूषण अपद्रव्यों द्वारा वायु का ऐसा संदूषण है जिसका हानिकारक प्रभाव सजीव तथा निर्जीव दोनों पर ही हो सकता है। प्रदूषक वे पदार्थ है जो वायु तथा जल को संदूषित करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा सल्फर डाइऑक्साइड वायु के प्रमुख प्रदूषक है। CO2 जैसे पौधा घर गैसों के बढ़ते स्तर से विश्व उष्णन हो रहा है। जल प्रदूषण जीवन के लिए हानिकारक पदार्थों द्वारा जल का संदूषण है। वाहित मल, कृषि रसायन तथा औद्योगिक अपशिष्ट कुछ प्रमुख जल संदूषक है। स्वच्छ तथा पीने योग्य जल को पेयजल कहते हैं। जल एक अनमोल प्राकृतिक संसाधन है। हमें इसके संरक्षण के उपाय सीखने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको महत्वपूर्ण लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।